यादों का सिलसिला। यादों का सिलसिला। इस कार्यक्रम में हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं पार्श्व गायक देवाशीष दास गुप्ता से। इनसे बातचीत की है रेणु चतुर्वेदी ने। दोस्तों नमस्कार। आज हमारे साथ मेहमान के तौर पर रिकॉर्डिंग के लिए उपस्थित हैं, जिनसे हम एक लंबी बातचीत करेंगे। उनके जीवन से जुड़े हुए बहुत सारे पहलू और उसके साथ साथ उनकी संगीत की यात्रा। जी हाँ, हमारे साथ हैं गायक देवाशीष दास गुप्ता जी। नमस्कार जी। नमस्कार। स्वागत है कार्यक्रम में आपका। थैंक यू मैम। देवाशीष जी, ये बताइए कि आपने फिल्मों में गाया है, मंच प्रस्तुतियाँ की हैं, बहुत सारे शोज़ किए हैं, बहुत लंबा अनुभव है। लगभग कितने वर्षों से आप इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, यानी गायकी की दुनिया में हैं आप? मैं कहूँगा कि गायकी की दुनिया में 12 साल की उम्र से जी। मैंने शुरुआत किया था। एज ए जिसको कहा जाता है, घर पे हम लोग कभी कभी गा लेते थे। उस वक़्त हिंदी गाना सुन सुन के गाने याद भी नहीं कर सकते थे। एक अंतरा, कभी एक साइन, ऐसे गाते रहते थे। तो मेरी एक छोटी सिस्टर थी रत्ना दास गुप्ता जी। तो मैं उसको साथ में लेके टेबल पे कुछ बजा के, और जैसे उस वक़्त वो गाना हुआ करता था, ओ मेरे राजा खफा ना होना, अच्छा तो हम चलते हैं, देर से आई दूर से हाँ, आई। देर से आई दूर से आई। तो हमारे जी। टाइम पे वो गाने बहुत चलते थे। तो ऐसे ही टेबल बजा के खुद तो एंजॉय करना गाने जी, को। तो इस समय उसकी झलक हो जाए, कैसे गाते थे? क्योंकि उस जी। वक्त जमाना किशोरदा का चल रहा था। जी। तो नेचुरली किस सन की बात है लगभग? आई थिंक दिस इज आन मिलो सजना, जी। जॉनी मेरा नाम, देवानंद जी का, हेमा मालिनी जी। हेमा मालिनी जी। और उस वक्त मेरी उम्र हो गई, आई थिंक 7 साल का होऊंगा मैं, ज़्यादा से जी ज़्यादा। जी। हाँ, बट मैं सुनता रहता था गाने, रेडियो पे सुनता था। ख़ास करके मैं दादी के घर पे रहता था कलकत्ता में, जी। और वहाँ पर नीचे वेट करता था कि रात को कब वो अपना विविध भारती का एक प्रोग्राम आता था जिसमें सब हिंदी गाने बजते थे। जैसे क्या बोलते हैं, हवा महल हो गया। जी, नाटक का था। हाँ, जी, ये भी मैं बहुत इंटरेस्ट लेके सुनता था। और मैक्सिमम गाने जो भी मैं सुनता था वो रेडियो पे ही सुनता था। छाया गीत। तो वहाँ से धीरे धीरे एक शौक बोलिए, या तो ऑलरेडी शायद मैं, ऊपर वाले ने मुझे कुछ गाने का, बोलते ना आप, गॉड गिफ्ट होता था। जी। गाना आप ऐसे नहीं गा सकते हो। जी। तो मैं बहुत कंटिन्यूसली, मैं रात को वही रेडियो कब वो चलाएगा वो आदमी, और मैं वो कब मैं सुन के वहीं पर सो जाता था गाने सुनते सुनते। तो दैट टाइम ऑल यही सब गाने, रफ़ी साहब के गाने, किशोरदा के गाने जो भी हिट थे, ये रेशमी जुल्फ़ें, फिर अच्छा तो हम चलते हैं, ओ मेरे राजा, हाँ, ये सब सुन के फिर देन मैं एक्चुअली पढ़ाई के लिए गया था कलकत्ता में। फिर जी। मैं वापस आ गया बनारस। तो वहाँ मेरी छोटी सिस्टर थी, मैं उनके साथ ये 2-4 गाने कोशिश करता था जी। गाने के लिए। तो मेरे फादर ने देखा कि ये दोनों बच्चे गा तो रहे हैं, मगर कुछ उनको अच्छा लगता था, ये अच्छे टैलेंटेड लग रहे हैं दोनों। जी। क्योंकि मेरे फादर भी बहुत अच्छा गाया करते थे, अच्छा। नॉट प्रोफेशनली, जी जी। ऐसे ही गाते थे। तो उन्होंने जब सुना तो उन्होंने हमें बढ़ावा दिया इस चीज़ के लिए कि नहीं, तुम लोग सीखो, जी। मेरे साथ बैठो, गाना सुनो और कोशिश करो। तो उसमें वहीं से मैं कहूँगा शुरुआत होती है जी हमारी। जी, बिल्कुल। जी। तो जैसे आपने कहा कि कलकत्ता आप गए थे कि पढ़ाई करने के लिए, जी। तो यहाँ हम जानना चाहेंगे कि आपका जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ? मेरा जन्म कलकत्ता में हुआ था। जी। तो मेरे फादर बिजनेस के लिए वो फिर कानपुर शिफ्ट हो गए थे। जी। तो कानपुर में मैं रहा 6-7 साल तक। बचपन मेरा एकदम कानपुर में ही अच्छा। गुजरा था जी। तो उसके बाद 7 साल की उम्र में फिर मैं कलकत्ता आया दादी के पास पढ़ने के लिए। जी। तो सेंट जेवियर्स स्कूल में मुझे दाखिला के लिए मुझे बुलाया गया था। तो वहाँ पर शायद मैं फिर थोड़ा सा, मम्मी डैडी नहीं थे मेरे साथ, तो मैं रोता रहता था। तो वहाँ नहीं रह पाया। जी तो जी। सो आई केम बैक इन द मीन टाइम बनारस। जी। उस वक्त मेरे मदर फादर बनारस शिफ्ट हो चुके थे। जी। तो फिर मैं वहाँ पर आ गया बनारस। एंड फिर मैं बनारस में, आप कह सकते हो कि गाना जो है वहीं से शुरुआत हुआ है मेरा। सीखा आपने ठीक जी से। जी, वहीं से जो भी सीख सकता था थोड़ा बहुत, मैं कहूँगा। तो फादर ने ही हम लोग को बहुत गाइड किया जी। उस ज़माने में। उन्हीं के सानिध्य में आपने सीखा। जी जाहिर है कि वो भी हुनरमंद थे, उनको भी गायकी आती जी थी। जी जी जी।
मतलब फिर वहां पर आप क्या करते थे? फिर उसका कैसे शुरुआत की, जब मतलब कि आम जन के बीच में कैसे पॉपुलर हुए या आपने? हाँ, ये है इंटरेस्टिंग। जी। अभी मैंने आपको कहा जैसे कि अच्छा तो हम चलते हैं जी। और ओ मेरे राजा, ये दो गाना मैं और मेरी सिस्टर ने दिन रात गा के एक साइन एक अंतरा याद कर लिया था किसी अच्छा। भी तरह। तो किसी ने शादी पे हम लोग को इनवाइट किया, आप आना हमारे यहाँ शादी अटेंड करने के लिए। जी। तो जिन्होंने शादी पे बुलाया था उन लोग को अंदाजा था कि इन लोग भाई बहन थोड़ा गाते रहते हैं अच्छा। तो वहाँ पर अचानक क्या हो गया कि इन लोग ने हम भाई बहनों को खड़ा कर दिया स्टेज के ऊपर विदाउट एनी नोटिस। हम लोग को मालूम ही नहीं था कि हम लोग को यहाँ गाना है या ऐसा कुछ है। तो हम लोग पहले तो बहुत घबरा रहे थे कि नहीं, हमसे नहीं होने वाला ऐसा। तो मेरे फादर ने बोला कोई बात नहीं, जाओ। तो हम लोग ने शायद वही ओ मेरे राजा खफा ना होना, तो मेरी सिस्टर और मैंने गाया, वही एक साइन एक अंतरा गाया। और ऑडियंस ऐसे जैसे पता नहीं उनको क्या हो गया ऑडियंस को। नहीं नहीं, फिर से गाओ फिर से गाओ। और हमें तो आता ही नहीं गाना, आधा ही गाना आता था। जी। तो फिर वही आधा गाना वापस रिपीट हुआ। अच्छा। तो उसके बाद और कोई गाना गाओ और कोई गाना गाओ। तो मैंने कहा और कौन सा गा सकता है, अच्छा तो हम चलते हैं, फिर कब मिलोगे, वो भी वैसे ही था आधा गाना। तो वहाँ से लोगों ने जो हमें प्यार ऐसा एक बच्चों की तरह बोलते हैं ना, हाँ, पसंद किया। कुछ हाथ में गिफ्ट, नहीं ये प्लीज ये रखो, इनको मिठाई खिलाना, चॉकलेट देना। जी। तो उस जमाने में हम लोग का ऐसा कोई कुछ दे तो नहीं। सीधा ना बोलना, जी, कभी मना लेना करना होता था। नहीं। या पिताजी का चेहरा देखना, लूं पिताजी नहीं तो लूं। एकदम वहीं से मना करते थे, जी, जी। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो वो जो प्रोफेशन मैं कहूँगा, वहाँ पर कुछ कॉलेज के लड़के लोग आए हुए थे उसी शादी में। जी। तो उन्होंने मेरे फादर को रिक्वेस्ट किया कि हम लोग का एक कॉलेज एनुअल कुछ फंक्शन है, आप प्लीज़ ये भाई बहन को भेजिए। लेके आइए वहाँ अच्छा। पर। तो फादर को तो शौक था ही जी। कि मेरे बेटे बेटी सिंगर बने। जी। तो और हमें तो इतना डर कि हमारी तो कोई तैयारी नहीं है, गाना ही नहीं मालूम, हम क्या करेंगे वहां जाके, कैसे गाएंगे। तो वही किस्सा। और हम लोग छोटे छोटे जब जी। गा रहे हैं खफा ना होना, या तो अच्छा तो हम चलते हैं, फिर कब मिलोगे जब तुम कहोगे, जुमेरात को, हाँ हाँ आधी रात को, कहाँ, ये सब जो वर्ड हम लोग भाई बहन एक दूसरे से तो ऑडियंस ओ हो ये क्या, मतलब दे गॉन मैड। जी। और वो भी ऑडियंस कितनी होगी, मेरे हिसाब से 10,000 कॉलेज में। और सब चिल्ला यूथ, रहे वो भी हैं, यूथ फिर से गाओ और सुनाओ। और हम लोग को भी लग रहा है क्यों नहीं और सुना सकते हैं, और क्यों नहीं, मगर इतनी गाना तारीफ आता ही मिल नहीं। रही है, इतनी तारीफ मिल रही है, अच्छा लगता है। गाना ही नहीं आता, क्या करें। अच्छा, तब तक सीखा नहीं था? कुछ भी नहीं। ओह। ऐसे घर पे हम लोग ये गाते रहते। वहाँ से मैं कहूँगा, हाँ हमारे साथ उस कॉलेज में इतना तो था कि एक म्यूजिशियन था, कि एक तबला था, एक हारमोनियम था। तो उनके साथ ही हम लोग रिदम के लिए दिया था। रिदम के लिए जी। गा रहे थे। तो वहाँ से इतना इंक्वायरी आने लगा कि नहीं, ये भाई बहन को आप यहाँ पर लेके आओ, वहाँ पर लेके आओ। तो फिर अभी तबला और हारमोनियम दे आर प्रोफेशनल। जी। तो हम लोग तो चलो शौक से गा रहे हैं, हमें कोई रेम्यूनरेशन नहीं लेना नहीं था, चाहिए। बट दे आर ऑफरिंग कि आप नहीं। तो पहला शो मुझे याद है 15 रुपया शो का था, जो 5 रुपीज़ तबले वाले को और 5 रुपया हारमोनियम और 5 रुपया हम भाई बहन। ऐसा? हाँ। ओह। तो वहाँ से जो बोलते हैं ना आप, प्रोफेशनल जो स्टार्ट होता है, जी। कि यहाँ से एक शुरुआत होने लगा। और हमें भी धीरे धीरे नहीं मजा यार, आने लगा। ये तो मजा आ रहा है, ये तो अच्छा लग रहा है। तय हो गया ना फिर कि तय इतना हो पैसा गया। लेना तो है। 3 4 5 6 गाना 8 गाना, तो हम लोग की ऐसी तैयारी। तो इन द मिड में मैंने शुरुआत किया था, फिर पता चला कि नहीं, मेरी सिस्टर जो गा रही है वो तो कुछ ऐसी, कुछ गॉड गिफ्टेड है कि इस उम्र में कोई ऐसा गा ही नहीं सकता, हाउ शी इज सिंगिंग। जी। इवन मैं आपको बता सकता हूँ कि बिस्मिल्लाह खां बनारस के जी। जी। जब वो प्रोफेशनल बन गई सिंगर,
तो उन्होंने, अभी क्या होता था उस ज़माने में, पहले लाइट म्यूज़िकल प्रोग्राम होता था, उसके बाद क्लासिकल प्रोग्राम शुरू होता था। तो हम लोग का कुछ 3 घंटे का शो होता था, एंड देन क्लासिकल 8 आवर्स 7 आवर्स, सितारा देवी, लच्छू महाराज, गुदई महाराज, बिस्मिल्लाह खां साहब। तो बिस्मिल्लाह खां साहब वो मोहे पनघट पे नंदलाल छेड़ गयो रे मेरी सिस्टर स्टेज पे गा रही थी। जी। तो उन जैसा शख्सियत ने सिस्टर को बुलाया, गोदी में बैठा के उसको आशीर्वाद किया, एंड शी सिंगिंग, इतना अच्छा गाती थी वो। मैं भाई हो के इतना उसकी तारीफ नहीं कर सकता हूँ, बट मैं यही कह सकता था कि उसका मतलब नेक्स्ट चांस बॉम्बे में वही होने वाला था। क्या बात कि है। उन्होंने शायद एक गाना, शायद नहीं गाया था, रफ़ी साहब के साथ भी उन्होंने एक गाना गाया था। तो वो ये जो वहाँ से शुरुआत होती गई, फिर वो 15 रुपये से 400 से 800 से 2000 ऐसा पेमेंट्स होने लगा ऑल ओवर यूपी बिहार में हम लोग शो करते गए। तो ऐसे ही स्टेज पर स्टेज ऑर्केस्ट्रा पर जैसे पहले चलता था। ऑर्केस्ट्रा जैसा होता खूब था, चलता था पहले तो। खूब चलता था, बहुत चलता था। और वो एक बोलते हैं ना जुनून था ऑर्केस्ट्रा के जी, लिए उस बहुत ज़माने ज्यादा। में। हाँ, हर शादी ब्याह में, Yes, कोई yes. भी उत्सव हो, तीज त्योहार दुर्गा हो, पूजा हो दुर्गा गया, पूजा हो, काली सरस्वती पूजा हो गया, जी। सरस्वती पूजा हो गया, हम लोग के शोज ही रहते थे ऑलवेज। तो वहाँ से हम लोग, आप कह सकते हो कि मैंने बचपन देखा ही नहीं। जी। 12 साल की उम्र में और 8 साल की उम्र में अगर आप प्रोफेशन में आ जाते हो, एंड आप इतने ऑडियंस को आपको होल्ड करना है, उनको एंटरटेन करना है, सो आपको फिर अपना टाइम जो है गाने पे पूरा फोकस। तो इसलिए पढ़ाई हमारी वहाँ से छूट गई, रुक गई। जी। तो हम लोग वहीं से प्रोफेशनल बन गए थे। जी, जाहिर है कि फिर जिम्मेदारी होती है, लोगों की इच्छाएं होती हैं, उनकी जो इच्छा है, जो चाहत है, उसको पूरा करना आपकी जिम्मेदारी हो जाती है ना, जी कि वो चाहते हैं कि हमें सुनना है, तो जाहिर है कि फिर क्योंकि सुनाइए। अब नाम था रत्ना मेरी सिस्टर का और मेरा नाम था देबाशीष। जी। तो पिताजी ने क्या किया, वो आर.डी. वर्मन के नाम से आर.डी. ऑर्केस्ट्रा कर दिया। अच्छा। तो ये बहुत हम लोग का उधर बहुत नाम हो पॉपुलर चुका था। था, बहुत पॉपुलर हो गया था। तो दोस्तों, हम बात कर रहे थे कि देवाशीष जी और इनकी बहन रत्ना जी किस तरह से लोकप्रिय हुई, और आरडी नाम से ऑर्केस्ट्रा इन लोगों ने जो चलाया तो एक धूम मच गई थी। देवाशीष जी ज़रूर उन यादों में चलते हैं। जी, लोकप्रियता आपने बताई कि बहुत थी, और क्या क्या आपको अच्छा लगता था? किस तरीके की लोकप्रियता थी आपकी? कितने पॉपुलर थे आप? पॉपुलर तो इतने हो गए थे कि हमें, मुझे याद है, खाने के लिए भी टाइम नहीं हुआ करता था। जी। कि जो मिल गया रास्ते में, कभी मूंगफली खा लिया, कभी 2 पूड़ी खा लिया। जी। क्योंकि घर पे कहाँ रहते थे हम लोग, ट्रैवल करते रहते थे, कभी यहाँ पर कभी वहाँ पर। तो ट्रेन में, और वो भी विदाउट रिजर्वेशन। उस जमाने में तो आप रिजर्वेशन भी कोई वैल्यू नहीं था। जी, हाँ। लोग आप ट्रैवल करते थे, बोलते थे नहीं नहीं यहाँ रिजर्वेशन नहीं चलता, आप ऐसे हाँ, बैठे रहो। जी। तो ऐसे करते हम लोग, मैं कहूँगा कि उसके बाद एक टाइम आया कि मुझे लगा मेरी सिस्टर धीरे धीरे बड़ी हो रही थी। जी। तो मैंने कहा अभी यहाँ पर मुझे शिफ्ट होना चाहिए। जी। तो मैं अपने फादर को कहने लगा कि नहीं, आई वांट टू गो कैलकाटा, मुझे अभी कैलकाटा शिफ्ट होना है। तो फादर सोच रहे थे इतना बड़ा नाम यहाँ पर है, अभी इनको कैलकाटा कैसे लेके जाऊँ, क्या करूँ, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग प्रोफेशन बन चुके थे, तो हमारा अर्निंग वहीं से शुरुआत हो चुका था, ठीक ठाक हो रही थी। जी। तो फिर ऐसा टाइम हुआ कि हम लोग कैलकाटा शिफ्ट कर गए, और कैलकाटा शिफ्ट करने के बाद मेरे हिसाब से ज़्यादा 1 साल मैक्सिमम हमें थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ा। इनको बताना पड़ा, भाई ये भाई बहन गाते हैं। पिताजी के दोस्त थे, वो किसी को रिकमेंड करते थे कि देखो इन बच्चे को आप ज़रा सुन के देखो, बहुत अच्छा गाते हैं। मगर कलकत्ता में कोई जल्दी से चांस नहीं दे रहा था। बहुत बड़ा शहर है। बहुत बड़ा शहर, और बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं वहाँ पर। तो ये कौन है, इतने छोटे छोटे बच्चे। और क्या होता है ना, डोमिनेट होता ही है, आप कहीं भी जाओ, पहला आपका जो लाइफ शुरुआत, एक स्ट्रगल तो होता ही है। जी जी। तो वो स्ट्रगल था उस वक्त थोड़े दिन के लिए, और उसके बाद हमें एक चांस तो मिल गया, जो बड़ा शो था, मन्ना दा नाइट था वो। अच्छा। हाँ, मन्ना दा नाइट था कलकत्ता में। तो वहाँ पर हमें चांस मिल गया, मेरा भाई बहन को। हमने फिर वहाँ जो परफॉर्म किया, मैंने हर टाइप के गाने गाए उस वक्त। अच्छा। क्योंकि एक टाइम था कि मैंने जब रफ़ी साहब का मैंने गाने शुरू किए, तो मेरे फादर का यही शौक था कि नहीं, अगर किसी का भी गाना है तो सिर्फ रफ़ी साहब के गाने आप गाओ,
और किसी के गाने मत गाओ। तो मैं बहुत यंग था, तो मुझे उस वक्त रफ़ी साहब के गाने ही नहीं आ रहे थे ना, यशुदास, किशोर कुमार और शैलेंद्र सिंह, जी यही सब गाने आ रहे थे ना। जी। रफ़ी साहब के गाने ही कहाँ, उस वक्त नए गाने नहीं आ रहे थे, जी उस समय चल रहे थे गाने डोमिनेट हो इन रहे थे लोगों ना। के। जी किशोर जी कुमार ने लोग। सबको डोमिनेट करके रखा, किशोर दा आ चुके थे, किशोर दा पॉपुलर हो गए थे उस पॉपुलर समय। थे, एक का टाइम चल रहा था। तो नेचुरली ऑडियंस को एंटरटेन करने के लिए मेरे पास गाने ही कहाँ है कि मैं। अच्छा, ओपन शो में इस तरीके के गाने ही ज्यादा चलते हैं, जी हाँ, जी हाँ। और आपको जब तक आप वहाँ पर होल्ड नहीं कर सकते। हाँ, होल्ड नहीं जी, कर सकते ऑडियंस को, तो फिर आपको नेक्स्ट टाइम नहीं बुलाएगा जी, कोई भी। जी। तो इसमें थोड़ा सा मेरा पिताजी का भी हो जाता था कभी जी, कि जी। नहीं नहीं, गुस्सा रहते थे मुझसे कि नहीं तुम ये ठीक नहीं है, क्योंकि सिस्टर सिर्फ लता जी की गाती थी, जी है ना, और वो बहुत खुश होते थे, और गाती भी मुझसे भी अच्छी गाती थी, वो मुझसे भी अच्छी गाती थी। ओहो। तो वो उनका फोकस मेरी सिस्टर के ऊपर ही ज़्यादा रहता था, ये तो आगे कुछ इसका तो होने वाला नहीं है, इसको चलो ऐसे ही, मैं जस्ट टाइम बोलते हैं पास। ना टाइम पास के लिए, ऐसे ही था उनके जी। लिए, मतलब फादर के लिए। सो मैंने जब वो शो किया तो वहाँ से हम लोगों की जो शुरुआत हुई, उसके बाद तो मैं आपको कह नहीं सकता कि ऐसा फेम किसी को बहुत शायद कम ही मिलता होगा। कलकत्ता में क्या होता है, छोटे छोटे बहुत से एक के बाद एक गलियां होती हैं, और सब गलियां में शोज, हर कोई पूजा पे शो करते रहते जी। हैं। तो हम लोग इतना पॉपुलर हो चुके थे कि ऑडियंस हमारे लिए सुबेरे 4-5 बजे तक बैठी रहती थी। ओह, इन द मीन टाइम जितने भी वहाँ के लोकल आर्टिस्ट, बड़े बड़े आर्टिस्ट लोग सब गाते थे, मगर वो भाई बहन कब आएंगे उनके लिए ऑडियंस बैठी रहती थी। क्या और बात हमें है। स्टेज मिलता था सुबेरे 4, साढ़े सबसे 4, अंत में। 5 बजे लास्ट। हमारी हालत ऐसी हो गई थी कि हम वही रात जागते थे, तो उसमें खाना पीना, कोई सब। चाय खाली, कभी कुछ कभी ऐसा, ऐसे करके जिंदगी। जी मज़ा तो आ रहा था, क्योंकि शोज और इतना फेम जो हमने कभी सोचा ही नहीं था, जी। वो मुझे मिल रहा था, मुझे एंड मेरी सिस्टर को। ऐसा था हम लोग का। जहाँ पर मुझे 2 शो या 3 शो रात को करना होता था, वहाँ पर हम लोग के इतना प्रेशर रहता था कि हमें 6-6 शो करना पड़ता था एक रात में। और वो आप समझ सकते हो कि ऑर्केस्ट्रा जाके लगाना, और उसको फिर हटाना, खोलना, हटाना, हाँ, बहुत उतारना, मुश्किल। गाड़ी पे रखना, फिर दूसरी जगह जाना, ट्रैवल करना, वो ट्रैवल करना। टाइम। ओहो, तो ऐसे कभी कभी क्या होता था, 1-2 शो छूट फेल जाता था। हो जाता था। ओहो। तो चलिए ये बताइए कि वो जो आपने बताया कि मन्ना डे नाइट हुई, उसमें कौन सा गीत आपने सुनाया था, या कौन सा ऐसा खास गीत था, कुछ याद आ रहा है जो सबसे ज्यादा हिट हुआ उस वक्त? उस वक्त ये यशुदास का गाना बहुत चल रहा था, जी। माना हो तुम बेहद हंसी। जी। और अमर अकबर एंथनी का गाना चल रहा था, पर्दा है पर्दा। जी। वो फिर शिरडी वाले साईं बाबा मैं बहुत ज़्यादा गाता था उस स्टेज पर। और मेरा भाई बहन का डुएट्स वगैरह तो आई थिंक हम किसी से कम नहीं का डुएट, कंपटीशन सॉन्ग्स हो गया। फिर ऐसे ही जो हिट गाने होते थे, मगर हिट गाने मैं ज़्यादा गाता था। जी। और मेरी सिस्टर जो है वो एकदम क्लासिक गाने के लिए, मेरे फादर पीछे बैठे रहते थे। कोई ऐसा गाना नहीं होगा, मैं जो कहूँगा वही गाना होगा। अच्छा। अभी वो रहना बीती जाए, आहा। अभी वो गा रही है मोहे पनघट हो गया। फिर आ सोचा तो आंसू भराए, मदन मोहन जी का जितने भी अच्छे अच्छे क्या गाने, बात है। तो आप विश्वास नहीं करोगे कि वो इतना अच्छा गाती थी। मैं डरता था कि ये मेरे फादर ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये ऑडियंस अभी हुट करेगी इसको, इसके गाने नहीं सुनेगी। जी। मगर एक गाना 2 गाने के बाद वो पूरा माहौल चेंज हो जाता था, बिकॉज वो इतना अच्छा गाती गाती थी इसलिए। तो उसके बाद फादर एक एक गाना निकालते थे, अभी ये गाओ, अभी ये गाओ, ऐसे क्या बात करके है। हम लोग 3 से 4 घंटा शो करते थे। हाँ। सिर्फ मैं और मेरी सिस्टर। बहुत बड़ी बात है, बहुत मुश्किल चीज़ है। चलिए हम भी यहाँ थोड़ा सा माहौल चेंज करते हैं, और यशुदास का जो आपने गीत कहा है वो अभी ये स्ट्रगल पीरियड की बात कर रहा हूँ। तो सुनते हैं ना, देखते हैं उस समय आप कैसा गाते थे। ठीक है, आपके सामने तो मैं ना नहीं कर सकता। जी सर। माना हो तुम बेहद हंसी, ऐसे बुरे हम भी नहीं। माना हो तुम बेहद हंसी, ऐसे बुरे
हम भी नहीं, देखो कभी तो प्यार से, डरते हो क्यों इकरार से, माना हो तुम बेहद हंसी, ऐसे बुरे हम भी नहीं। बहुत सुंदर, वाह, थैंक क्या यू। बात है, बहुत सुंदर। अभी तो मैं भूल गया, उस वक्त गाता था, प्रैक्टिस था। दोस्तों, आपने गीत सुना, गायकी देखी, सुनी, और बातें अभी बहुत सारी हैं। किस तरह से खुद इन्होंने अपना गीत गाया, यानी खुद स्वर दिया, वो भी बात करेंगे। और हमारे साथ हैं इस समय देवाशीष दास गुप्ता जी। देवाशीष जी, ये तो हो गई आप लोगों की लोकप्रियता की बात। जी। और थोड़ा सा और बताइए ना, जैसा अभी आप बता रहे थे कि लोग सड़क पर लेट जाते थे आप लोगों के इंतज़ार में, या आपको आगे नहीं जाने देते थे, लोग पहचानने लगे, तो मतलब सामान्य तौर पर जैसे आप इधर उधर जाते हैं तो उसमें दिक्कत होने लगी होगी। जी, क्योंकि ऐसे तो हम लोग कभी भी जब शो में जाते थे, गाड़ियों में जैसे उतरने से पहले कांच अगर थोड़ा सा भी ओपन किया तो कम से कम 50-100 हाथ ऐसे अंदर आते थे कि एक बार छू ले इनको, हाथ ओह, मिला ले। अच्छा, तो ऐसा फील होता था, ये हम लोग हैं कौन कि इतना लोग क्यों, चाहते मतलब हैं। इतना चाहते हैं। तो ऐसे ही जब किसी ने एक बहुत सेंटिमेंटल बात किया था कि हम जहाँ पर पहुँच नहीं पाए, और पहुँचने के बाद हमारे साथ बहुत मिसबिहेव किया गया कि आप लोग के वजह से हम लोग का शो खराब हुआ, आप लोग आए नहीं। तो उसमें से किसी ने बताया कि आपको मालूम है आपके साथ ये क्यों हो रहा है? क्योंकि आप लोग को ऊपर वाले ने इतना फेम दिया हुआ है, लोग आपसे इतना प्यार करते हैं, तो जब आप नहीं आते उतना ही गुस्सा भी आपको सहना पड़ता है। जी, तो हम बहुत एम्बेरस फील कर रहे थे, मगर जब इस लड़के ने ऐसा कहा, नहीं ये तो बात में कुछ तो दम है जी, कि अगर आपको प्यार भी मिलता है तो गुस्सा भी सामना करना पड़ता जी। है। तो ऐसा बहुत होता था हमारे साथ, बहुत होता था। मुझे मालूम पड़ जाता था कि मेरा एक सेक्रेटरी हुआ करता था उस ज़माने में। जी, ये भी बड़ी अजीब बात है, उस ज़माने में हमें सेक्रेटरी इसलिए रखना पड़ता था क्योंकि सुबेरे से लेकर रात तक एक के बाद एक लोग आते रहते थे कि मुझे शो करना है। वो हम अगर इतनी बातें करेंगे तो हम गाएंगे कैसे? क्योंकि हमें रात को वापस 4 बजे 5 बजे आने के बाद सुबह 9 बजे भी हॉल में शो में जाना पड़ता था। अच्छा, हाँ, ऐसा भी होता था। तो नेचुरली हमें किसी का सपोर्ट लेना था, इसलिए मेरे फादर ने एक वहाँ का सेक्रेटरी रखा हुआ था। ताकि वो समय आदि की व्यवस्था हाँ, देखे, वो कौन सा सब शो लगा है कौन सा याद रखे, करना है नहीं करना और है, याद कैसे रखे, नहीं करना तो है, पता ही याद नहीं है रखे, कि कल वो परसों डायरी कितना है। मेंटेन जी, करना है, जी, ये जी। करना वैसा करना। तो ऐसे सिलसिला चलता गया। वैसे जिंदगी इतनी आसान नहीं होती है। नहीं, पॉपुलैरिटी मिलती है, उसके संग संग दिक्कतें भी बहुत सारी होती बहुत हैं। बहुत होती है, बहुत होती तो इतना आसान नहीं होता है लोकप्रियता को बनाए रखना और उसको हासिल करना। है। जी हाँ। पहले तो उसके पहले की इतनी मेहनत आप लोगों की, और उसके बाद उस सब मैनेज करना, व्यवस्था रखना बहुत मुश्किल होता है। फिर आप मुंबई कैसे आना हुआ, वहाँ से कैसे यात्रा यहाँ हाँ, तक आई? उसके बाद फिर कलकत्ता में शो करता गया, और काफ़ी शो करते 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 फिर इन द मीन टाइम कुछ स्टार्स लोग आते थे, बॉम्बे से आते थे कलकत्ता शो करने के लिए। जी, कभी जैसे हेमलता जी आई, कभी बप्पी लहरी आ रहे हैं। खास करके बप्पी दा के साथ काफ़ी शोज होता था, मतलब उनके साथ नहीं, मैं कहूँगा कि हमारा एक ग्रुप होता था और बप्पी लहरी नाइट होता था, जी, और हमें भी वहाँ पर बुलाया जाता था। जी। तो कभी कभी ऐसा होता था कि हमारा शो चल रहा है और बप्पी दा वहाँ पहुँच गए, तो सुन रहे हैं कोई गा रहा है यहाँ पर, तो कभी कभी वो इम्प्रेस होके पूछते थे कौन गा रहा है, ये कौन है, बुलाओ उसको। तो मैं आके जब दादा से मिलने के लिए आता था बप्पी दा के पास, अरे तुम तो अच्छा गाते हो, हाँ आ जाओ बॉम्बे, कुछ करेंगे तुम्हारे लिए। तो मैंने कहा हाँ ज़रूर ज़रूर। अब मन में यही था कि चांस तो मिलने वाला नहीं, हाँ हाँ यहाँ बोल देना तो अच्छा रहेगा। तो ये ऐसे करके क्या हुआ, कलकत्ता में फिर वही एक जैसा लाइफ होने लगा, वही शो, वही रात जागना। ये करते करते एक टाइम हो जाता है कि आप सोचते हो कि नहीं इसके आगे क्या है, इसके आगे बस यहीं पर एंडिंग है क्या। तो सिस्टर जो उनका एम्बिशन इतना हाई लेवल का हो चुका था कि एवरीबडी नोज, बॉम्बे में भी सबको मालूम पड़ गया था कि ये लड़की अगर बॉम्बे आएगी ये तो तहलका मचा देगी। जी, तो मैं और मेरी सिस्टर, फादर मुझे लेके आए, तो हम लोग पहले मिले माला सिन्हा जी से।
अच्छा। उस जमाने की जो हीरोइन, जी जी। हाँ, उनके घर गए तो उन्होंने फिर भाई बहन से गाना सुना। तो उस वक्त मैं और रत्ना ने गाया था, दिले बेताब को सीने से लगाना होगा। क्या बात रफ़ी है। साहब और लता जी का डुएट था। तो पहली बार मुझे ऐसा लगा कि हर वक्त मेरी सिस्टर का ही तारीफ ज़्यादा होता था, मगर जी। माला सिन्हा जी ने बोला कि इस लड़के में एक अलग ही वॉइस है। अच्छा। जबकि मैं बहुत यंग था और यंग वॉइस था, मैच्योरिटी नहीं आई थी। मैच्योरिटी नहीं थी जी, वॉइस जी। में, बट वो एक्सप्रेशन, गाने को कैसे गाना है, मतलब उनका इतना कहना हमारे लिए बहुत बड़ी बात हो जाती जी, थी। जी। फादर को कहा कि नहीं अच्छा है। तो उस जमाने में फिर हम लोग सलीलदा से मिले और भी कुछ आर्टिस्ट बॉम्बे के, उनसे मिल के हम लोग फिर से रिटर्न हो गए थे। अच्छा। कलकत्ता में हम लोग शिफ्ट हो चुके थे ऑलरेडी, तो हम जी। लोग फिर कलकत्ता वापस चले गए। उसके बाद ये हुआ कि ये करते 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 मैंने जो आपको कहा कि ये कहाँ तक करना है, जी। कि चलो एक बार ट्राई करते हैं, बॉम्बे में भी कोशिश करते हैं। जी। सिस्टर का कुछ शादी हो गई थी उसकी, तो उनके हस्बैंड उसको अलाउ नहीं कर रहे थे गाने के लिए। तो बचा कौन, मैं बचा। जी। तो फादर का भी एक शौक था कि नहीं हम भाई बहन कुछ बड़ा नाम कमाएं। तो फिर मैं आ गया बॉम्बे। जी। बहुत बड़ा रिस्क कह सकते हैं आप, कि मुझे मालूम ही नहीं था कि मुझे कोई बॉम्बे में चांस मिलेगा कि नहीं। फिर मनसुख जरिएवाला करके उन्होंने मुझे एक शाम रफ़ी के नाम, क्योंकि उस वक्त मैं सिर्फ रफ़ी साहब के गाने मैंने शुरू कर दिया था शुरू कर गाना। दिया था। आई एम नॉट सिंगिंग एनीबडी, और अच्छा। किसी के भी गाने मैं नहीं गा रहा था, सिर्फ रफ़ी साहब के गा रहा था। क्योंकि इसमें भी एक हिस्ट्री है। फादर ने मुझे कह दिया था, तुम अगर रफ़ी साहब के गाओगे तो इस घर में रहो, अदरवाइज तुम अपना खुद संभाल लो, क्या करना अच्छा। है तुम्हें, बिकॉज ही डोंट वांट कि मैं ये सबके गाने गाऊं। अच्छा। तो आज मैं उनको याद करता हूँ ऑलवेज, मतलब वो कितने समझदार हो सकते हैं कि मैं अंदर से नहीं समझ पा रहा था, और मैं सोच रहा था क्यों मुझे फादर ऐसा मिसगाइड कर रहे हैं, ये समझ नहीं पा रहे हैं। मैं उनको समझ रहा जी, था कि जी। वो नहीं समझ रहे, जी। मगर फादर को मालूम था कि अगर गाना है तो किसी का गाना गाना है, वो तो आगे तक देख रहे थे। ये आगे तक देख रहे थे। जी। तो जब मैंने धीरे धीरे रफ़ी साहब का गाना शुरू किया, तो अनबिलीवेबल कि जब स्टेज पे मुझे जो क्रेज मिलना शुरू हुआ रफ़ी साहब के गाने पर, तो मैंने देखा अरे हाँ, फादर तो सही कह रहे थे। तो उसमें फिर मुझे नशा चढ़ता गया जी। कि नहीं, और मैं कितना जान सकूं रफ़ी साहब के गाने को, कैसे सीख सकूं, क्योंकि कैसेट था उस ज़माने में, और वो भी बहुत हाई स्पीड में कभी बजता था, तो इतना मज़ा नहीं आता मज़ा था। नहीं आता था। जी। गाने को आप कैसे सीख सको। तो जो भी हो, जितना भी हुआ, वहाँ से रफ़ी साहब के गाने मैंने जब शुरू किए, तो मैं बॉम्बे में जब आया तो मनसुख जरिएवाले ने मुझे एक शाम रफ़ी के नाम टाइटल में प्रोड्यूस किया, और वहाँ से फिर एक्चुअली कलकत्ता में मुझे ऑलरेडी रफ़ी साहब के एक लाइव शो का कैसेट रिलीज किया था। अच्छा। टी सीरीज ने, जब मैं कलकत्ता में था। तो उसके बाद मेरा गैप हो गया था टी सीरीज में। इवन दैट टाइम मी एंड कुमार शानू, हम लोग दोनों एक ही साथ दिल्ली गए थे। अच्छा। उन्होंने एक बंगला कैसेट गाया था, प्राइवेट सॉन्ग, और मैंने एक रफ़ी साहब का पूरा एल्बम, उसमें बहुत सारे अलग अलग गाने थे जो लाइव शो के हिसाब से जी। कैसेट रिलीज हुई। अच्छा। तो वो कैसेट बहुत हिट हो गई रफ़ी साहब का जो था। जी। तो उसके बाद मैं आ गया बॉम्बे। बॉम्बे आने के बाद जब उन लोग ने पेपर स्क्रीन में देखा मेरा, बड़े बड़े ऐड आ रहे हैं एक शाम रफ़ी के नाम, तो इन द मीन उन लोग शायद ढूंढ रहे थे मुझे, जो मुझे भी नहीं मालूम था। मोबाइल नहीं था, ना मेरा कोई फ़ोन नंबर था, ना मेरा कोई एड्रेस किसी को मालूम था। उस ज़माने में तो कुछ भी नहीं था। अगर वो मुझे ढूंढ भी रहे थे तो वो कहाँ से मिल सकते हैं उनको बॉम्बे में, क्लू नहीं था कोई भी। तो मैं वही लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी के घर पे एक दिन बैठा था। तो मोहम्मद अजीज मुन्ना, जिनको हम लोग वहाँ पर कलकत्ता में मुन्ना भाई बोलते हैं, अच्छा। मुन्ना दा बोलते हैं, तो वो देखा कि मैं लक्ष्मी जी के यहाँ बैठा हूँ, मेरा कुछ सिटिंग था, तो वो आए, बोले अरे तुम इधर बैठे हो और उधर, अरे लालटेन बोलते हैं ना वो होता है, वो लेके तुम्हें हर जगह इन लोग ढूंढ रहे हैं कि वो सिंगर कहाँ है, जरा उसका कोई एड्रेस निकाल के दो। जी। तो वो 10th रोड में, और एलपी जी का घर उसी रोड के ऊपर, मतलब आप वॉक डिस्टेंस में भी 10 मिनट में पहुंच सकते हो 10th रोड में। जी जी। तू अभी दौड़ के जाओ वहां पर, हाँ, दे आर वेटिंग फॉर यू। तो मैं गया, और ये इंडियन एयरलाइंस का टिकट, राज भनोत उस वक्त वहाँ के मैनेजर, जी। बोलते ये बेटा
टिकट पकड़ो और तुम्हारी रात को 8 बजे की फ्लाइट है। 4 बजे वो मुझे बोल रहे 8 बजे की फ्लाइट है। अच्छा। हाँ, उधर दिल्ली में आपको जाना है। और मैं गया कैसे भी, 1-2 कपड़ा जो भी लेके सीधा दिल्ली? हाँ, दिल्ली। और आई थिंक उस वक्त मैं गा के आया, कुछ 400 गाने गा के आ गया। ओहो। स्ट्रेट, मतलब उन्होंने मुझे रख दिया। उनका तो सिस्टम ही था, आर्टिस्ट लोग के लिए बंगला रहता था, गाड़ियाँ रहती थी, आप यहाँ रहो, खाओ पियो और रोज गाने गाते रहो। तो ऐसे मेरे हिसाब से एक एक रात को कभी 10, कभी 8, कभी 14, जैसा वॉइस अलाउ करे तो गाते गए। गुलशन कुमार जी। हाँ जी, साथ। मतलब वही रफ़ी साहब के गाने जी, जी। जितने भी थे, क्योंकि वो कैसेट हिट हो गया था अपना। जी जी। तो उसके हिसाब से वो उनको चाहिए था, तो उनको अच्छा लगने लगा तो और भी गाते जाओ। डुएट हो गया, सोलो गाने हो गए, लिस्ट बनता था, सुबेरे लिस्ट आ जाता था, आज आपको ये गाने गाने हैं। उसमें से अच्छा। कितने गाने मैंने कभी गाए भी नहीं होंगे, तो उसी तो में वो मुझे कैसे तैयार करते थे वो आप? बहुत मुश्किल होता था। वो भी कौन, किसका गाना? रफ़ी साहब का रफी गाना। साहब का, जी। हाँ ठीक है, जो कॉमन गाने हैं आपको मालूम है। जी। अब तो वो तो इतने सारे गवा रहे थे मुझे, तो उसमें बहुत मुश्किल होता था। जी। कभी कभी मुझे जैसा गाना था या मैं जितना करना चाहता था शायद उतना नहीं कर पाता पाया। था मैं। एक मन में कसक रह हाँ, जाती कसक है। रह जाती। लेकिन यहाँ पर जब रफ़ी साहब की इतनी बात चल रही है तो हमारे श्रोता भी इंतजार कर रहे होंगे कि रफ़ी साहब का गीत यहाँ सुन लिया जाए। तो आप रफ़ी साहब कौन तो सा? रफ़ी साहब ही हैं। हाँ, लेकिन कौन सा गीत यहाँ सुना जाए? दिल बेकरार सा है, हमको खुमार सा है, जब से तुम्हें देखा सनम। दिल बेकरार सा है, हमको खुमार सा है, जब से तुम्हें देखा सनम। मौसम नशे में चूर है, कुछ पी के आई है घटा, बस कुछ न पूछो आज क्या, पैगाम लाई है घटा। अब मैंने जाना प्यार क्या है, तेरे जुल्फों की कसम। दिल बेकरार सा है, हमको खुमार सा है, जब से तुम्हें देखा सनम। ये था पार्श्व गायक देवाशीष दासगुप्ता से रेणु चतुर्वेदी की बातचीत का पहला भाग। रिकॉर्डिंग इंजीनियर अनुश्री, प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान। इस बातचीत का दूसरा और आखिरी भाग आप सुनेंगे अगले हफ्ते यादों का सिलसिला में। यादों का सिलसिला।